हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 द साइकोलॉजी ऑफ मनी का। आज हमने पढ़े कि 4 चैप्टर पढ़े इसके पहले, और फिर हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। धनवान बनना और धनवान रहने। अच्छे निवेश का मतलब आवश्यक रूप से अच्छे निर्णय लेना नहीं है। आवश्यक है कि आप नियमित रूप से गड़बड़ न करते रहें। धनवान बनने के लाखों तरीके हैं, और यह जैसे कैसे करना है इस पर अनेकों किताबें भी उपलब्ध हैं। लेकिन धनवान बने रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, थोड़ी मितव्ययता और असुरक्षा का मिश्रण। और यह एक ऐसा जादू है जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते। आइए दो निवेशकों की एक छोटी सी कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। इनमें से दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन लगभग एक शताब्दी पहले उन दोनों के रास्ते आपस में दिलचस्प रूप से टकराए। जेसी लिमोर अपने समय के महानतम स्टॉक ट्रेडर थे। उनका जन्म 1877 में हुआ, और जब लोग जानते भी नहीं थे कि ट्रेडिंग क्या है, वे एक पेशेवर ट्रेडर बन गए थे। 30 वर्ष की उम्र में उनकी संपत्ति समायोजित होने के बाद $100 मिलियन थी। 1929 में जेसी लिमोर विश्व के सबसे जाने माने निवेशकों में से एक थे। उस वर्ष की स्टॉक मार्केट में आई गिरावट जिसने महामंदी की शुरुआत की, उसने इतिहास में लिमोर की शुरुआत विरासत को सुदृढ़ कर दिया। अक्टूबर 1929 की एक सप्ताह के स्टॉक मार्केट के 1/3 से अधिक मूल्य का सफाया हो गया, जिसके बाद दिनों बाद काला सोमवार, काला मंगलवार और काला गुरुवार का नाम दिया गया। लिमोर की पत्नी डोरथी काफी डरी हुई थी जब उनके पति 29 अक्टूबर की शाम को घर पहुंचे। वॉल स्ट्रीट के सट्टेबाज के आत्महत्या करने की खबरें पूरे न्यूयॉर्क में फैल रही थी। उन्होंने अपने बच्चों के साथ रोते हुए जेसी का दरवाजा का स्वागत किया, और उनकी मां इतनी बेकुल थी कि वे दूसरे कमरे में बंद होकर रो रही थी। जीवनी लेखक टॉम रॉबिन्सन के अनुसार जैसी कुछ पलों तक हक्के बक्के होकर वहीं खड़े रहे, यह समझने से पहले आखिर हो क्या रहा था। फिर उन्होंने अपने परिवार को यह खबर सुनाई कि भाग्य की दरकरार और मौलिक सूद से वे स्टॉक मार्केट में गिरावट पर दांव लगा रहे थे। आपका मतलब हम बर्बाद नहीं हुए? डॉर्थी ने पूछा। नहीं प्रिय, आज मेरा ट्रेडिंग पर सबसे अच्छा दिन था और शानदार ढंग से अमीर हो गए हैं, और जो भी चाहे वो कर सकते हैं, जैसी ने कहा। डॉर्थी दौड़कर अपनी मां के पास गई और उन्हें चुप होने को कहा। एक ही दिन में जेसी लिमोर ने $3 बिलियन से अधिक के बराबर की कमाई की थी। स्टॉक मार्केट के इतिहास के सबसे बड़े खराब महीनों में विश्व के सबसे धनवान लोगों में से एक बन गए। जब लिमोर का परिवार इस अद्भुत सफलता का जश्न मना रहा था, एक दूसरा व्यक्ति निराशा में वॉल स्ट्रीट की गलियों में भटक रहा था। अब्राहम जर्मनास्की एक करोड़पति रियल एस्टेट निर्माता थे। उन्होंने 1990 के तूफानी दशक में काफी फेमस हुए। जैसी अर्थव्यवस्था से तेजी से बढ़ी, उन्होंने वही किया जो हर व्यक्ति न्यूयॉर्क सफल निवासी ने किया। स्टॉक मार्केट की बढ़ती कीमत पर जमकर दांव लगाया। 26 अक्टूबर 1929 को द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक लेख प्रकाशित किया जिसने 2 पैराग्राफ में एक दुखद वृत्तांत दर्शाया। बर्नार्ड एच सैंडलर 225वें बरावे के वकील से कल माउंट वर्नई की श्रीमती अब्राहम जर्मास्की ने अपने पति को ढूंढने में मदद मांगी, जो गुरुवार से लापता थे। 50 वर्षीय जर्मास्की जो रियल एस्टेट ऑपरेटर हैं, सैंडलर के अनुसार उन्होंने स्टॉक मार्केट में जमकर निवेश किया। सैंडलर ने कहा, श्रीमती जर्मनास्की ने उन्हें बताया कि एक मित्र ने उनके पति को गुरुवार को देर रात पर वॉल स्ट्रीट में स्टॉक एक्सचेंज के पास देखा था। उनके सूचना देने वाले के अनुसार उनके पति एक टिकर टेप को फाड़कर उसके छोटे छोटे टुकड़ों पर फुटपाथ पर बिखेरते हुए ब्रॉडवॉक की तरफ जा रहे थे। और जैसा हम जानते हैं अब्राहम जर्मास्की का अंत था, वह यह एक अंतर देख सकते हैं। हम यहाँ एक अंतर देख सकते हैं।
अक्टूबर 1929 की गिरावट ने जेसी लिवमोर को विश्व के सबसे धनवान लोगों की लिस्ट में शामिल कर दिया। वहीं इसने अब्राहम जर्मास्की को बर्बाद कर दिया और शायद ही उनकी जान भी ले ली। लेकिन अगर 4 साल आगे बढ़े तो इनकी कहानियां फिर एक दूसरे से टकराती हैं। अपने 1929 के व्यवसाय के बाद लिवमोर ने अधिक कॉन्फिडेंस और बड़े इन्वेस्ट किए। यह उनके उपसर्ज के ऊपर से चला गया। वे बढ़ते हुए कर्ज में डूब गए। फलतः स्टॉक मार्केट में सब कुछ गंवा बैठे। दिवालिया और शर्मिंदा होकर वे 1933 में 2 दिन के लिए गायब हो गए थे। उनकी पत्नी ढूंढने निकली। जैसी एल लिवमोर 1100 पार्क एवेन्यू में रहने वाले स्टॉक मार्केट ऑपरेटर लापता हैं। कल दोपहर 3 बजे से नहीं देखा गया। द न्यूयॉर्क टाइम्स में 1933 में लिखा गया। वे वापस लौटे। उनका रास्ता तय हो चुका था। लिवमोर ने अंत में अपनी जान ले ली। समय अलग अलग था, लेकिन जर्मांस्की और लिवमोर में एक समानता थी। वे दोनों धनवान बनने में बहुत अच्छे थे और धनवान बने रहने में उतने ही खराब। अगर आप सोचते हैं कि धनवान शब्द आप पर लागू नहीं होता, इस अवलोकन से मिली सीख पर सब पर लागू होती है। आय के हर स्तर पर संपत्ति प्राप्त करना एक बात है, इसे बनाए रखना दूसरी बात है। अगर मुझे संपत्ति शब्द संबंधी सफलता का सार एक शब्द में देना चाहूँ तो मैं इसे उत्तरजीविता कहूँगा। जैसा कि आप अध्याय 6 में देखेंगे, 40% कंपनियां जो इतनी सफल थी कि सार्वजनिक ट्रेडिंग कंपनी बनने को तैयार थी, समय जाते जाते अपना सारा मूल्य गंवा बैठी। फोर्ब्स की सबसे धनी 400 अमेरिकी सूचियों में शामिल औसतन लगभग 20% आवर्त हैं, जिसके कारणों में मृत्यु या उस अन्य परिवार के सदस्य की अंशराशि हस्तांतरण करना नहीं है। पूंजीवाद कठिन है, लेकिन ऐसा होने के कारण कुछ हद तक यह भी धन प्राप्त करना और धन बनाए रखना दोनों अलग बात कौशल है। वह उतनी जल्दी आपसे छीन भी सकता है, जिसके लिए मितव्ययिता और यह मानने की आवश्यकता है कि आपने जो भी कमाया उसमें कुछ भाग्य के कारण भी है। इसलिए अतीत में मिली सफलता को अनिश्चित काल तक दोहराने पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। एक बार चार्ली रोज ने स्क्वायर कैपिटल के अरबपति प्रमुख माइकल मोर्जी से पूछा कि सिपाही को इतनी सफलता कैसे मिली। मोर्जी ने कहा, दीर्घायु। यह चिन्हांकित करते हुए कि कुछ वीसी कंपनियां 5 या 7 साल तक सफल होती हैं, लेकिन सिक्वाया 4 दशक से समृद्ध होती रही। रोज ने पूछा, ऐसा क्यों था? मुझे लगता है कि मुझे व्यवसाय से बाहर होने का डर हमेशा रहता है। रोज ने कहा, सच में? तो मैं क्या यह डर है जो सिर्फ असुरक्षित व्यक्ति ही टिकते हैं? मोरिज ने कहा, यह काफी हद तक सच है। हम मानते हैं कि आने वाले कल बीते हुए कल जैसा नहीं है। हम अपनी स्थिति ख्याति पर निर्भर नहीं हो रह सकते। हम लापरवाह नहीं हो सकते। हम यह नहीं मान सकते कि अतीत की सफलता भविष्य की समृद्धि में प्रभावित होती है। यहाँ और भी उत्तरजीविता और नए विकास, नए बुद्धि और नई अंतर्दृष्टि, लंबे समय तक जमे रहने की योग्यता, बिना मिटे और बिना हार मानने पर मजबूर होने के, यही सबसे अधिक मायने रखता है। यह आपकी कार्यनीति की आधारशिला होनी चाहिए, फिर बात चाहे निवेश की हो या आपके करियर या व्यवसाय की। उत्तरजीविता मानसिकता संपत्ति के मामले में इतनी आवश्यक क्यों है? इसके 2 कारण हैं। पहला प्रत्यक्ष है, कुछ लाभ इतने बड़े होते हैं कि जिनके लिए मिट जाना भी योग्य है। दूसरा, जैसा कि हमने चैप्टर 4 में देखा, कंपाउंडिंग का प्रति अंत प्रज्ञात्मक गणित है। कंपाउंडिंग तभी काम करता है जब आप किसी संपत्ति को वर्षों तक विकसित होने के लिए छोड़ दें। यह बिल्कुल बलूत के वृक्षों के उगने जैसा है। 1 साल में विकास के कुछ खास उन्नति नहीं दिखाई देती। 10 साल का विकास अर्थपूर्ण अंतर दिखा सकता है और 50 साल का समय कुछ पूर्णतः असाधारणता रच सकता है। लेकिन उस असाधारण विकास को प्राप्त करने के और बनाए रखने के लिए उन सभी अप्रत्याशित उतराव चढ़ाव से गुजर कर बचे रहना आवश्यक है, जिन्हें हर व्यक्ति अनिवार्य रूप से कभी न कभी अनुभव करता ही है। हम यह समझने में कई साल लगा सकते हैं कि वॉरेन बफेट ने निवेश प्रतिफल कैसे कमाया। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कंपनियों, सबसे सस्ते स्टॉक और सर्वश्रेष्ठ प्रबंधकों को कैसे ढूंढा। यह कठिन है। इससे कम कठिन और अधिक महत्वपूर्ण यह जानता है कि उन्होंने किया ही नहीं। वे ऋण के नीचे नहीं दबे। उन्होंने अपने जीवन काल की उन 14 मंदियों के दौरान घबराकर स्टॉक नहीं बेचे। उन्होंने अपनी व्यवसायिक प्रतिष्ठा को दूषित नहीं किया
उन्होंने खुद को किसी कार्यनीति एक वैश्विक नजरिए या गुजरते पर ने जोड़ा। वे दूसरों के धन पर कभी आश्रित नहीं हुए, जैसा कि सार्वजनिक कंपनियों के द्वारा निवेश करने के कारण निवेशक अपनी राशि निकाल नहीं सकते थे। उन्होंने खुद की अक्रियशील होने नहीं दिया और न ही हार मानी और सेवानिवृत्त नहीं हुए। वे टिके रहे। उत्तरजीविता ने उन्हें दीर्घायु प्रदान की और दीर्घायु 18 वर्ष से 90 वर्ष की आयु तक लगातार निवेश ने कंपाउंडिंग द्वारा अद्भुत परिणाम दिए। उनकी सफलता का वर्णन करते हुए एक पहलू सबसे अधिक मायने रखता है। आपको यह दिखाने के लिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको रिक गुरियन की कहानी सुननी होगी। आपको संभवतः वारन बफेट और चार्ल्स मुंगेर की निवेश की जोड़ी के बारे में सुना होगा, लेकिन 40 वर्ष पहले इस समूह ने एक तीसरा स्थान भी था, रिक गुरियन। वारन, चार्ली और रिक एक साथ मिलकर निवेश किया और व्यवसाय प्रबंधकों के साक्षात्कार किए। फिर रिक जैसे कहीं गायब हो गए, कम से कम बफेट और मुंगेर की सफलता की तुलना में। निवेशक मोहनीश पर ब्राइन ने एक बार बफेट से पूछा था कि आखिर रिक को क्या हुआ। मोहनीश याद करते हुए कहते हैं, वारिन ने कहा, चार्ली और मैं हमेशा जानते थे कि हम धनवान होंगे। हम धनवान बनने की जल्दी में नहीं थे, हमें पता था कैसा होगा। रिक भी हमारे बराबर ही होशियार था, बस वह जरा जल्दी में था। हुआ कुछ यूं कि 1973-74 की गिरावट में रिक सीमांत ऋण से दबा हुआ था। उन्होंने 2 वर्षों में शेयर लगभग बाजार से लगभग 70% नीचे चला गया, इसलिए उसे मार्जिन कॉल मिले। उसने अपने बक्सायर स्टॉक वारन को बेच दिए। वारन ने असल में कहा, मैंने रिक के बक्सायर स्टॉक $40 प्रति स्टॉक की कम दर से खरीदे। रिक बेचने पर मजबूर हुआ क्योंकि वह कर्जे में डूबा था। चार्ली वारन और रिक धनवान होने में समान रूप से सफल थे, लेकिन वारन और चार्ली के पास धनवान बने रहने का अतिरिक्त कौशल भी था और लंबे समय में यह कौशल सबसे अधिक मायने रखता है। नसीम तालिब ने कुछ ऐसा कहा कि उल्ले के आगे बने रहने और उत्तरजीविता में अंतर है। पहले के लिए दूसरे की आवश्यकता होती है। आपको बर्बाद होने से बचे रहना है, हर कीमत पर। उत्तरजीविता मानसिकता को वास्तविक संसार में लागू करने के लिए 3 बातों की परख की आवश्यकता होती है। बड़े प्रतिफल चाहने से अधिक मैं आर्थिक रूप से अटूट होना चाहता हूँ, और अगर मैं अटूट हूँ, मुझे लगता है कि मुझे बड़े प्रतिफल मिलेंगे क्योंकि मैं अधिक समय तक टिका रहूंगा, जिससे कंपाउंडिंग अपना कमाल दिखा सके। बुल मार्केट के दौरान कोई भी नकद धन को रोक कर नहीं रखना चाहता। वे ऐसी संपत्ति अधिकृत करना चाहते हैं। आप तीव्रता इस बात से अवगत हो जाते हैं कि अच्छा माल न लेकर आप इतना कुछ खो रहे हैं। कहिए कि नगद धन 1% की कमाई देता है और स्टॉक वार्षिक रूप से 10%। यह अंतर 9% का है और हर रोज आपको अंदर ही अंदर चुभता रहेगा। लेकिन अगर वही नगद धन आपको बियर मार्केट के दौरान अपने स्टॉक बेचने से रोकता है, उस नगद पर धन आपने वास्तविक प्रतिफल पाया 1% से भी प्रतिवर्ष नहीं है। यह आपको कई गुना हो सकता है, क्योंकि एक बार की अंधाधुंध गलत समय की स्टॉक बिक्री को रोकने से आपको कंपाउंडिंग बड़े प्रतिफल पर निर्भर नहीं करती, मात्र अच्छे प्रतिफल जो बहुत लंबे समय तक टिके रहते हैं, विशेषतः अव्यवस्था और तबाही के बीच हमेशा जीत जाएंगे। योजना बनाना आवश्यक है, लेकिन हर योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग यह है कि तब के लिए योजना बनाई जाए तब जब बनाई गई योजना काम न कर रही हो। वह कहावत है कि मेरे मन कुछ और है और कर्ता के कुछ और। आर्थिक और निवेश संबंधी नियोजन विकट होता है, क्योंकि यह आपको बताता है कि आपका वर्तमान आचरण औचित्य के दायरे में है या नहीं। लेकिन ऐसी कुछ योजनाएं होती हैं जो वास्तविक संसार में अपनी पहली मुठभेड़ के बाद टिक पाती हैं। अगर आप अगले 20 वर्षों के लिए अपनी आय, बचत और प्रतिफल की योजना बना रहे हैं, उन सभी बड़ी घटनाओं के बारे में सोचिए जो पिछले 20 वर्षों में हुई हैं, जिनका कोई भी पूर्व अनुमान नहीं लगा सकता था। 11 सितंबर आवास में उछाल और गिरावट के कारण, जिसके कारण लगभग 10 मिलियन अमेरिकी नागरिकों ने अपने घर गंवा दिए थे। आर्थिक संकट जिसमें लगभग 9 मिलियन लोगों की नौकरी चली गई। रिकॉर्ड तोड़ देने वाली स्टॉक मार्केट की शैली और कोरोना वायरस जिसने इस
किताब के लिखे जाने के समय पूरी दुनिया को हिला कर रखा है। कोई भी योजना तभी सफल कहलाती है जब वह वास्तविकता की मार झेल सके और अनिश्चितताओं से भरा भविष्य हर किसी की वास्तविकता होती है। एक अच्छी योजना इस तथ्य को मजबूत झूठला नहीं सकती, बल्कि वह इसे अपनाती है और त्रुटियों के लिए स्थान बनाती है। जितना अधिक आप किसी योजना के विशिष्ट पहलुओं को वास्तविक होते देखना चाहते हैं, उतना ही क्षीण आपका आर्थिक जीवन हो जाता है। अगर आपकी बचत योजना में त्रुटियों के लिए इतना पर्याप्त स्थान है कि आप कह सके कि अगले 30 वर्षों तक मार्केट अगर 8% भी दे तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन अगर यह 4% भी रहे तो मैं संभाल लूंगा, उतनी अधिक मूल्यवान आपकी योजना बन जाएगी। बहुत से निवेश इसलिए असफल नहीं होते कि वे गलत थे, बल्कि इसलिए कि वे एकदम ऐसी परिस्थिति में काफी हद तक ठीक थे जहां चीजों के एकदम ठीक होने की आवश्यकता थी। त्रुटियों के लिए स्थान, जिसे अक्सर सुरक्षा सीमा कहा जाता है, वित्त में सबसे अगोचर बल है। यह कई रूप में पाया जाता है। एक मितव्ययी बजट ने मैं सोच और एक बद समय रेखा कुछ भी हो आपको विभिन्न चीजों के साथ सुखपूर्वक रहने दे। यह रूढ़िवादी होने से अलग है। रूढ़िवादी होने का मतलब जोखिम के एक निश्चित स्तर से दूर रहना है। सुरक्षा सीमा का मतलब है जोखिम के एक स्तर पर अपनी उत्तरजीविता की संभावना को बढ़ाकर सफल होने की संभावना को बढ़ाना। और इसका जादू कुछ ऐसा है कि जितना अधिक आपकी सुरक्षा सीमा होगी, उतनी ही कम अनुकूल परिणाम हासिल करने की आपकी अत्यावश्यक। संतुलित व्यक्ति जो भविष्य को लेकर आशावादी हो, लेकिन भविष्य में पूछने के लिए रास्ते पर आने वाली अड़चनों को लेकर आशंकित आवश्यक है। आशावाद आमतौर पर इस धारणा के रूप में परिभाषित किया जाता है कि सब अच्छा है होगा, लेकिन यह परिभाषा अधूरी है। विवेकपूर्ण आशावाद एक ऐसी धारणा है कि संयोगानुपात आपके पक्ष में है, फिर चाहे बीच में कितनी भी विपत्ति का सामना आपको करना पड़े, अंत समय में आपके साथ संतुलित होकर अच्छे परिणाम निकलेंगे। बल्कि आप यह जानते हैं कि बीच में विपत्ति तो आएंगी ही। आप इस बात को लेकर आशावादी हो सकते हैं कि दीर्घकालिक विकास की वक्र रेखा सही रूप से ऊपर की ओर जा रही है या नहीं, लेकिन समान रूप से अवगत थी कि अब तब के बीच का रास्ता बारूदी सुरंगों से भरा है और हमेशा भरा रहेगा। ये बातें परस्पर दो अनन्य नहीं है। यह उदाहरण की दीर्घकाल में कुछ उन्नत हो सकता है, भले लघु काल में आशाप्रद लगे, यह सहज नहीं है। लेकिन जीवन में अधिकतर चीजें ऐसे ही काम करती हैं। 20 वर्ष की उम्र तक एक औसत व्यक्ति अपने मस्तिष्क के लगभग आधे से अधिक न्यूरॉन्स ऑर्गेनाइज खो देता है, जो 2 वर्ष की उम्र में उसके अंदर थे। जैसे जैसे अप्रभावी और अनावश्यक तंत्रिका पथ साफ होते रहते हैं, लेकिन एक औसत 20 वर्ष व्यक्ति 2 वर्ष की तुलना में अधिक होशियार होता है। प्रगति के साथ विनाश न सिर्फ संभव है, बल्कि यह अधिकता से छुटकारा पाने का एक प्रभावी तरीका भी है। कल्पना कीजिए यदि आप एक बच्चे के माता पिता हो और अपने बच्चे के एक मस्तिष्क के अंदर देख पाएं। हम अगर सुबह पाएंगे बच्चे के मस्तिष्क में न्यूरॉन से कम समाजित हो रहे हैं, आप घबरा जाएंगे। आप कहेंगे यह ठीक नहीं है, या तो विनाश हो रहा है, हमें व्याख्यान की आवश्यकता है, हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। वह प्रगति का आम रास्ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अवधि में क्या हुआ, आखिर कहाँ से शुरू हुआ? हम पिछले 170 वर्षों से यूएस अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन इस प्रकार रहा। 9 बड़े युद्ध लड़ते हुए 1.3 बिलियन अमेरिकी मारे गए। कुल स्थापित की गई कंपनियों में से लगभग 99.9% बंद हो गई। 4 यूएस राष्ट्रपतियों की हत्या कर दी गई। मात्र 1 वर्ष में लगभग 6,75,000 अमेरिकी बर्ड फ्लू से मारे गए। 30 अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं में से प्रत्येक में से कम 400 अमेरिकी नागरिकों की मृत्यु हुई। 33 मंदियों कुल मिलाकर 48 वर्ष तक चली। उन मंदियों में से एक का भी पूरा अनुमान नहीं लगाया जाना, संख्या शून्य थी। स्टॉक मार्केट में किसी हाल की ऊंचाई से कम 102 बार 10% से अधिक की गिरावट आई। कम से कम 12 बार स्टॉकों के मूल्य के 1/3 की गिरावट आई। लगभग 20 वर्षों में काफी मुद्रास्फीति 7% से पार हुई।
गूगल के अनुसार आर्थिक निराशावाद ये शब्द कम से कम 29,000 बार समाचार पत्रों में छापे गए। इन 170 वर्षों में हमारा जीवन स्तर लगभग 20 गुना बढ़ा है, लेकिन मुश्किल से ऐसा कोई दिन गुजरा होगा जिसमें निराशावाद के लिए ठोस कारण न हो। एक ऐसी मानसिकता जो असुरक्षित होने के साथ साथ आशावादी भी हो, उसे बनाए रखना कठिन है, लेकिन ऐसी कोई चीजों को सफेद और श्याम देखना आसान है बजाय सुख शाम तर्क के समझने के। लेकिन दीर्घकालिक आशावाद का लाभ उठाने के लिए आपको लघुकाल में असुरक्षित अनुभव करना आवश्यक है। जैसी ल्यूमोर ने यह कठिन रूप से जाना, जिन्होंने अच्छे दिनों को बुरे दिनों का अंत समझा। धनवान बनने के बाद उन्हें लगा कि धनवान बने रहना निश्चित था और वह पराजय था। लगभग सब कुछ खो देने के बाद उन्होंने चिंतन करते हुए कहा, मैं कभी सोचता हूँ कि एक सट्टेबाज के लिए घमंड से बचने रहने के लिए सीख के पाने की कोई कीमत इतनी बड़ी ही नहीं है। बहुत से उत्कृष्ट व्यक्तियों की बड़ी असफलता इसी घमंड से जोड़ी जा सकती है। थैंक यू। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।